अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैसे बनाई जाती है। इसको बनाने के मेनली दो मेन तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं। एक को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं और एक को इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम उन दोनों मेथड से देखेंगे कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का पर्पस क्या है, इसको बनाते क्यों हैं और इसका फ़ायदा क्या है, वो डिस्कस करेंगे और फिर उसको बनाने के तरीकों को देखेंगे। जी, जिस तरह पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, अभी तक जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हैं उसमें हमने इनकम स्टेटमेंट देखी है, हमने बैलेंस शीट देखी है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स देखी है। तो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का एक प्राइम पर्पस होता है। उसको उसके बेसिकली यूज़र्स होते हैं और उन यूज़र्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। जिस तरह बैलेंस शीट हम बनाते थे ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता लग सके कि एक कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, ओनर्स इक्विटी कितनी है, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए वो डिसीजन ले सकें कि हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट बैलेंस शीट से फैसला करना मुश्किल है। तो बैलेंस शीट तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, लेकिन जो है वो परफॉर्मेंस जो है कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है वो आपको नहीं पता लगता। तो उसके लिए आप इनकम स्टेटमेंट बनाते थे। तो इनकम स्टेटमेंट से आपको रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के बारे में पता लगता था। तो मतलब इनकम स्टेटमेंट बनाने की वजह प्रॉफिटेबिलिटी देखने था, बैलेंस शीट बनाने के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखना है। तो आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है ये किस लिए है? देखिए, मैंने शायद पहले जिक्र किया था या मैं पहले भी कहता हूँ कि किसी भी बिजनेस के लिए जो कैश है वो ऐसा ही है जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए ऑक्सीजन। आप बहुत सेहतमंद हो, आप बहुत अच्छी, आप मतलब आपका वेट भी बहुत अच्छा है, आपकी हाइट भी बहुत अच्छी है, आपका रनिंग का स्टेमिना भी बहुत अच्छा है, आप 10-10 किलोमीटर भाग सकते हो, ये सारा कुछ है। लेकिन अगर आपको सांस को 2 मिनट के लिए आपको बंद किया जाए, आपको ऑक्सीजन सप्लाई बंद की जाए, 3 मिनट के लिए बंद की जाए, तो आपकी सेहत जितनी मर्जी अच्छी है, आपका स्टेमिना जितना मर्जी अच्छा है, 3 मिनट आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी जो है वो फेल हो जाएगी, आप कोलैप्स कर जाओगे। इसी तरह जो कैश है वो बिजनेस के लिए आपका ऑक्सीजन की मानंद है, ऑक्सीजन का रोल प्ले करता है। आपका बिजनेस जितना मर्जी बड़ा है, जितने मर्जी आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास जितनी बड़ी प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, आपकी जितना मर्जी अच्छा रेवेन्यू है, सेल्स बहुत अच्छी है, लेकिन अगर किसी एक स्टेज पे आपके पास कैश खत्म हो जाता है तो फिर क्या है कि वो बिजनेस जीरो है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल बड़ी कि देखो, एयरलाइंस की बात होती है। अब एक एयरप्लेन जो है वो कितने कितने मिलियन डॉलर्स का एक प्लेन होता है। तो ये कुछ साल पहले की बात है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का प्लेन हीथ्रो एयरपोर्ट पे गया तो वो वहाँ से रिफ्यूल होना था। तो गवर्नमेंट ने कोई पेमेंट्स नहीं की हुई थी, तो उन्होंने कहा जी, हाँ, जब तक आप हमें पेमेंट नहीं करेंगे हम आपका जहाज रिफ्यूल नहीं करेंगे। अब बात क्या है कि अब वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्लेन है, वो इसमें कोई डिनाइंग नहीं कि उस एसेट की वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स होगी। लेकिन शायद 5 लाख डॉलर का या 10 लाख डॉलर का फ्यूल उसमें डलना होगा और वो कैश पेमेंट करने के लिए नहीं है, तो आपका पूरा बिजनेस जीरो हो गया। जहाज मतलब तब तक टेक ऑफ ही नहीं कर सकता, जहाज ही नहीं जा ही नहीं सकता जब तक आप उसमें फ्यूल ना डालें। तो और जो कैश है वो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर कैश को समझने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनानी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज़ अगर आपको याद हो, अकाउंटिंग वन में डिस्कस हुई होगी कि पाकिस्तान जो जनरली अकाउंटिंग में जो दो किस्म की अकाउंटिंग होती है। एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ये कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है किसी भी ट्रांजैक्शन को हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमें कैश रिसीव होता है। वेयर एज अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कहती है कि हम
इरिस्पेक्टिव ऑफ कैश हम ट्रांजैक्शन वो, अगर आपको याद हो, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड और गुड्स आर प्रोवाइडेड। लेकिन और इसी तरह एक्सपेंस में जब आप सर्विस लेते हो, इरिस्पेक्टिव आपने पेमेंट की या नहीं की, वो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाता है। इसका मतलब है आपकी इनकम स्टेटमेंट में जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस शो हो रहे होते हैं, जो प्रॉफिट शो हो रहा होता है, लेट्स से एक कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 10 लाख रुपए शो हुआ है, तो चूंकि हम लोग जनरली अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 10 लाख रुपए का प्रॉफिट नेट इनकम, इनकम स्टेटमेंट के एंड पे 10 लाख का प्रॉफिट, जरूरी नहीं है कि उसमें 10 लाख का कैश भी उस कंपनी के पास हो, क्योंकि 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यूज में कुछ नॉन कैश रेवेन्यूज होंगे और एक्सपेंसेस में कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे। इसको हम आगे जाके बड़ी डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट है कि हमें एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन के हमें कितना, और ऊपर से हमने लोन्स वगैरह लिए होते हैं, हमने डिविडेंड्स देने हैं, हमने अपनी लाइबिलिटीज करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन मैनेजर आएगा और उस आके आपको पता लगेगा कि जी कल जो है वो $10 मिलियन की पेमेंट करनी है। तो हमें मतलब अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के, अपनी आगे की कैश की रिक्वायरमेंट्स देख के, उस हिसाब से हमने अपनी फाइनेंशियल कैश प्लानिंग करनी होती है। उसके लिए हम यूज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अब देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनती कैसी, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। पहले तो ये एक सैंपल जो है आपके सामने है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी उसी तरह जिस तरह बाकी सारी स्टेटमेंट्स हैं, सबसे ऊपर पहले कंपनी का नाम आएगा, फिर उसके बाद स्टेटमेंट का नाम आएगा, और फिर ये किस पीरियड को कवर करती है। ये आपका स्टैंडर्ड जो है वो आपका कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का वो है, फॉर्मेट है। अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है वो क्या करती है, आपकी तमाम ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये तीन मेजर हेड्स हैं, हमें इसे समझना है हर हेड के अंदर क्या किस किस कैटेगरी की ट्रांजैक्शन आएगी, और इसी इनफ्लोज और आउटफ्लोज, मतलब कैश किस कैटेगरी में आया है और किस कैटेगरी में गया है। तो हर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इनफ्लोज, उसके लेस आउटफ्लोज, और फिर नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये इन तीनों को हम बड़ी डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये आपके पास सामने एक सैंपल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, जो हमें बताती है कि ये तीन कैटेगरीज हैं एक्टिविटीज की, इन तीनों के अंदर हर एक के अंदर कितना कितना कैश आया, कितना गया, और नेट इफेक्ट क्या है उस कैटेगरी का। और एंड पे फिर कैश बैलेंस एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड, मतलब जब पीरियड शुरू हुआ था तो कंपनी के पास कितना कैश था, और फिर उसके बाद पीरियड जब खत्म हुआ तो कंपनी के पास कितना कैश था। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है। जी, तो ये जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया कि तीन हेड्स हैं आपके, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अब हम इंडिविजुअली देखते हैं कि इन तीनों में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस इसमें आती हैं। अच्छा जी, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसके नाम से ही याद है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब है वो कैश फ्लोज जो आपकी, जिनका आपकी डे टू डे ऑपरेशन से ताल्लुक है। ठीक है, अब आप डे टू डे ऑपरेशन से जो आपका ताल्लुक है, मेनली आपके रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। ठीक है, आपके तमाम रेवेन्यूज और तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएंगे। अब जो रेवेन्यूज होंगे वो इनफ्लोज होंगे, और जो एक्सपेंसेस होंगे वो आउटफ्लोज होंगे। ठीक है, तो जो भी आपका, जो आपकी जो ट्रांजैक्शंस कैटेगराइज होती हैं रेवेन्यू में और एक्सपेंस में,
वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएंगी। ठीक है, तो अब आप मतलब इनफ्लोज के अंदर जब हम देखें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हमें रेवेन्यूज मिलते हैं। तो वो जो आपको रेवेन्यू मिलता है वो क्या है, इनफ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो वो आपने एक सेल की, आपने 10,000 रुपए की सेल की है, तो वो 10,000 जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनफ्लो में लिखा जाएगा। इसी तरह आउटफ्लो में आपने, जाहिर बात है आपके सप्लायर्स हैं, आप उनको पेमेंट्स कर रहे हैं, आपने अपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, आप उनकी पेमेंट्स कर रहे हैं, उनको सैलरीज दे रहे हैं, आपके बिल्स हैं, आपके आपने जो है वो रेंट है आपका, ये जो सारे खर्चे हैं, डे टू डे ऑपरेशंस के जो खर्चे हैं। फिर उसके बाद अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, अच्छा ये इसको आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। लोन जो है वो अगर आपने कोई लिया हुआ है तो उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा और वो आपका आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में होगा। लेकिन और इसी तरह जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, मतलब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो आपने कहीं किसी को लोन दिया हुआ है और वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो आपके लिए इंटरेस्ट रेवेन्यू है। तो जिस भी चीज के लिए रेवेन्यू, भी चीज के साथ रेवेन्यू लगेगा या एक्सपेंस लगेगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हेड के अंदर फॉल करेगा। रेवेन्यूज जो है वो इनफ्लोज में आएंगे, एक्सपेंसेस जो है वो आउटफ्लोज में आएंगे। इसी तरह आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपको डिविडेंड मिल रहा है, ये याद रखें, ये उस डिविडेंड की बात है जो हमने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे। वो हमारा एसेट है जो हमने शेयर खरीदा हुआ है, वो जब डिविडेंड्स अनाउंस करते हैं तो हमारे लिए वो डिविडेंड रेवेन्यू होता है, और डिविडेंड रेवेन्यू है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर फॉल करेगा। तो सारी इनफ्लोज को ऐड करेंगे, सारी आउटफ्लोज को ऐड करेंगे, आपस में इनको जब सब नेट ऑफ करेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कहलाएगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब रही बात कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा आपके, देखें मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कहा था, हर वो ट्रांजैक्शन जो अल्टीमेटली रेवेन्यू या एक्सपेंस के तौर पे कैटेगराइज होती है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है। मतलब इनकम स्टेटमेंट में जो चीजें आती हैं, इनकम जिन चीजों का इनकम स्टेटमेंट के साथ ताल्लुक है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का करंट पीरियड के साथ ताल्लुक होता है, करंट पीरियड का आपके ऑपरेशंस के साथ ताल्लुक होता है, तो आपके रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का इनकम स्टेटमेंट से ताल्लुक है, और इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपके डे टू डे ऑपरेशंस का बेसिकली आउटकम है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। अब बातें हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, जिन चीजों का आपकी बैलेंस शीट के साथ ताल्लुक है, और बैलेंस शीट की कौन सी साइड, आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक है, बैलेंस शीट की एसेट साइड के साथ ताल्लुक है, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहलाएंगी। ठीक है, दोबारा सुन लें, बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड मतलब एसेट्स, अगर आपने कोई अपने एसेट्स बेचे हैं, ठीक है, या आपने किसी को लोन दिया हुआ था, एसेट बेच के आपको पैसे वापस मिले हैं या लोन वापस करके आपको पैसे मिले हैं। ठीक है, लोन किसी को दिया हुआ था, सॉरी लोन आपको वापस मिला है, आपने किसी को लोन दिया हुआ था, इसका मतलब है आपके पैसे आपने किसी को दिए हुए थे, जब तक आपके पैसे किसी और के पास थे तो वो रिसीवेबल के तौर पे लिखे हुए थे, तो जब वो आपको मिलेंगे तो वो इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, आपने एक तो आप मैंने कहा बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड से ताल्लुक है, मतलब एसेट्स के साथ ताल्लुक है,
एसेट्स में आपके दो किस्म के एसेट्स हैं, एक प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट है, वो सिंपल है, आपने प्लांट एसेट या आपने अपना कोई प्लांट बेचा तो आपको प्लांट बेच के पैसे मिलेंगे, वो इनफ्लो होगा, वो इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लाया जाएगा। अच्छा, आपने प्लांट खरीदा, आपने एसेट खरीदा जो कि बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा, तो वो पैसे कंपनी से जाएंगे, वो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा। तो कैश, ये प्लांट तो मामला सीधा हो गया, प्लांट एसेट तो मामला सीधा हो गया कि अगर आप प्लांट एसेट बेचेंगे तो इनफ्लो होगा कैश को, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा जाएगा, आप खरीदेंगे तो आउटफ्लो होगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा जाएगा। लेकिन बात ये, अब दूसरी तरफ आते हैं कि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, देखें अगर आपको याद हो तो एसेट्स में आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, लेट से मैंने किसी को लोन दे दिया और मैंने कहा है कि जी मैं 10 लाख रुपए लोन दे रहा हूं और आपको 10% के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से आपने मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। अब मैंने क्या किया, 10 लाख रुपया दिया। अब जब मैं 10 लाख रुपया दूंगा तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो होगा कि मैंने 10 लाख रुपया आउटफ्लो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अच्छा, अब जब वो बंदा 1 साल के बाद, लेट से अभी उसने 5-10 साल रखना है, 1 साल के बाद जब मुझे वो 1 लाख रुपया इंटरेस्ट देगा, 10 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट बनता है 1 लाख, जब मुझे 1 लाख रुपया इंटरेस्ट देगा, अब वो 1 लाख रुपया इनफ्लो होगा। अच्छा, अब वो मेरे लिए इंटरेस्ट रेवेन्यू है, वो मेरे लिए इंटरेस्ट रेवेन्यू है, तो वो 1 लाख जो है वो मेरे इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कंसिडर होगा और इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो 1 लाख मुझे मिल रहा है वो मेरी ओरिजिनल अमाउंट के पैसे वापस नहीं मिल रहे, मुझे मेरा इंटरेस्ट रेवेन्यू मिल रहा है, और मैंने कहा था रेवेन्यू तो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में है। तो इसलिए अच्छा, यही बात अगर 1 साल के बाद वो मुझे मेरा पूरा 11 लाख वापस कर देता, अगर 11 लाख पूरा वापस कर देता तो 1 लाख रुपया इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता, और 1 लाख जो है और 10 लाख जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने ओरिजिनली इन्वेस्ट की थी वो वापस आई है, तो वो इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आती। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने चीजें क्लियर करनी है कि इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं, प्लांट को या एसेट को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो या आउटफ्लो आएगा। लेकिन उसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर हमें कोई रिटर्न मिल रहा है तो वो रिटर्न रेवेन्यू या एक्सपेंस होता है, और रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का ताल्लुक एक पीरियड के साथ होता है, और पीरियड का ताल्लुक, जो पीरियड के साथ जिसका ताल्लुक है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम उसको लिखते हैं। तो आपका जो रेवेन्यू होगा, इंटरेस्ट रेवेन्यू होगा, या अगर हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं जिसको हम कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, अब जब दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उस कंपनी के लिए तो वो ओनर्स इक्विटी का मामला है, लेकिन हमारे लिए वो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट है, एसेट है। और वो शेयर्स, लेट से अगर मेरी कंपनी नेस्ले के शेयर खरीद लेती है 5 लाख रुपए के, अब वो 5 लाख रुपए नेस्ले की बैलेंस शीट में तो ओनर्स इक्विटी के सेक्शन में लिखे जाएंगे, लेकिन मेरी बैलेंस शीट में वो 5 लाख रुपया एसेट है, ओनर्स इक्विटी नहीं है, एसेट है। मैंने मार्केट में एक किस्म का इन्वेस्ट किया, मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो वो मेरे एसेट्स में लिखा जाएगा। अब वो 5 लाख रुपया मेरा एसेट में लिखा गया, लेकिन 1 साल के बाद लेट से नेस्ले डिविडेंड अनाउंस करता है, मुझे 50,000 रुपया डिविडेंड देता है नेस्ले। अब नेस्ले अगेन वो अपनी ओनर्स इक्विटी में से माइनस करेगा, लेकिन वो नेस्ले का मसला, हम नेस्ले नहीं है, हम ये कंपनी है जिसने नेस्ले के शेयर्स खरीदे थे। तो जो 50,000 रुपया डिविडेंड मिलेगा वो अगेन मेरे लिए क्या है, डिविडेंड रेवेन्यू। ये वो डिविडेंड नहीं है जो मैं अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा हूं, वो नहीं है। मुझे जो कोई और कंपनी डिविडेंड दे रही है वो क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न, तो वो मेरा रेवेन्यू है। ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। तो आपको मतलब ये चीज समझ लेनी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो ओरिजिनल अमाउंट हम खरीदते या बेचते हैं वो आपका इनफ्लो और आउटफ्लो में आएगा, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई रेवेन्यू या एक्सपेंस हो रहा है तो वो आपका उसमें जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में।
तो अब क्या हो गया, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो उनका ताल्लुक हो गया इनकम स्टेटमेंट के साथ। जो जो चीजें इनकम स्टेटमेंट में लिखी जाएंगी, तमाम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जिन चीज का ताल्लुक जो है वो बैलेंस शीट के साथ है, बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड के साथ, एसेट साइड के साथ, जिन ट्रांजैक्शन से एसेट इंक्रीज होता है वो आउटफ्लो होगी, जिस ट्रांजैक्शन से एसेट डिक्रीज होता है वो इनफ्लो होगी। कैश की बात हो रही है, कैश ट्रांजैक्शंस की। तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गई। तो अब रही बात तीसरी आपकी, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखो क्या है, आपकी इनकम स्टेटमेंट का ताल्लुक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ, बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड का ताल्लुक फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ, बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड का ताल्लुक है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के साथ। बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड पे क्या आता है, लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। अगर आपको याद हो, मैंने शायद किसी आपको किसी लेक्चर में पहले, या फिर शायद अकाउंटिंग वन में बात हुई होगी कि देखो बैलेंस शीट की इंटरप्रिटेशन क्या है। बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड बताती है कि व्हाट एसेट्स अ कंपनी हैज, एंड द राइट हैंड साइड टेल्स यू व्हाट रिसोर्सेज, what are the claims against those assets, या हाउ दोज एसेट्स वर परचेज। लेफ्ट साइड बताती है क्या, राइट हैंड साइड बताती है जो है वो कैसे आया, उसके पैसे किसने दिए, फाइनेंस किसने किया, उसके पैसे लोगों से लोन लेके लिए गए हैं या ओनर ने इन्वेस्ट किया है। तो वो जो बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड है, वो जो बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड पे होगा उनका ताल्लुक है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के साथ। ठीक है, जो जो चीजें बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड में फॉल करती हैं वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में होंगी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के इनफ्लोज क्या होंगे, शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मतलब याद है जब हम किसी से लोन लेते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म लें चाहे लॉन्ग टर्म लें, तो बैलेंस शीट में राइट साइड पे लिखा जाता है लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं। इसका मतलब है हम किसी से लोन लेंगे तो कंपनी के ऊपर पैसा, कंपनी को पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलेगा तो इसका मतलब है इनफ्लो हुआ है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसी तरह हमें दूसरा जब बाहर से तो किसी से पैसे लेते हैं तो लोन लेके पैसे लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ओनर से पैसे ले रहे हैं तो ओनर को हम क्या करते हैं, हम उसको शेयर्स इशू करते हैं और वो उसके अगेंस्ट पैसे देता है। याद है पेड इन कैपिटल, तो पेड इन कैपिटल, तो फिर जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो ओनर हमें पैसे देता है। ठीक है, जो ओनर्स हमें पैसे देता है वो आपके उसके इनफ्लो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसी तरह आउटफ्लो कब होगा, आउटफ्लो एक तो जो हमने लोन लिया था, जब हम लोन वापस करेंगे, जो हम लोन वापस करेंगे वो आपका आउटफ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अच्छा याद रखना, ये पहले भी मैंने क्लियर किया है कि ये जो लोन लिया था इनफ्लो हुआ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, लोन वापस कर रहे हैं आउटफ्लो हुआ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लेकिन ये बात हो रही है प्रिंसिपल अमाउंट की। जब जब इसी लोन के इंटरेस्ट की बात होगी, मतलब हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, हेड के अंदर फॉल करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट का ताल्लुक पीरियड के साथ है। हर पीरियड का अपना इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हर पीरियड में जितना उसका इंटरेस्ट बनता है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट जो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट है उसका इनफ्लो आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमने पे करना है, ठीक है, उसका ताल्लुक जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ है। ठीक है, अगेन हमें समझने की जरूरत है, लोन हम ले रहे हैं या लोन हम दे रहे हैं। अगर हम लोन दे रहे हैं तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लोन ले रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अच्छा, लेकिन दोनों के केसेस में, चाहे लोन लिया है या लोन दिया है, उन दोनों के अगेंस्ट इंटरेस्ट रेवेन्यू मिल रहा है या इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर रहे हैं। दोनों के केसेस में जो इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंस फॉल करेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और जो प्रिंसिपल अमाउंट्स हैं वो लोन देते हुए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो हमारा एसेट है, रिसीवेबल बन जाएगा, और लोन लेते हुए वो हमारी लायबिलिटी है, पेएबल होगा, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा जाएगा।
तो ये तो आपकी लोन से रिलेटेड बात आ गई। अब जो रही बात अपनी डिविडेंड्स की, तो डिविडेंड्स भी अगेन अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। जो हमने नेस्ले के शेयर खरीदे थे, अभी मैंने कहा 5 लाख के शेयर खरीदे थे, 50,000 रुपया नेस्ले ने हमें डिविडेंड दिया, वो हमारे लिए डिविडेंड रेवेन्यू है। डिविडेंड रेवेन्यू है, और रेवेन्यूज मैंने अभी क्लियर कर दिया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएंगे। लेकिन जो डिविडेंड हम अपने शेयर होल्डर को देते हैं, जो डिविडेंड हम अपने शेयर होल्डर को देते हैं, उस डिविडेंड को हम एक्सपेंस नहीं कहते। डिविडेंड्स जो हैं वो जो हम देते हैं अपने ओनर को, वो एक्सपेंस की कैटेगरी के नहीं होते, वो ओनर्स इक्विटी में ही सेटल होते हैं। अगर आपको याद हो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में हम रिटेन अर्निंग डिविडेंड्स को रिटेन अर्निंग्स में से माइनस करते थे, मतलब वो ओनर्स इक्विटी के सेक्शन में ही एडजस्ट होते हैं। इसलिए जो डिविडेंड हम अपने शेयर होल्डर को देंगे वो आपका आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमारी ये तीनों कैटेगरीज वो हो गई, एक्सप्लेन हो गई। आगे जाके एग्जांपल में हम ट्रांजैक्शंस में उनको देख के हम एग्जैक्ट एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाएंगे अगले लेक्चर में, और वहां पे हमें क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये जो मैंने बातें की इनका मतलब क्या है। लेकिन अगेन आपका ओवरव्यू, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ताल्लुक हर वो चीज़ जो इनकम स्टेटमेंट में फॉल करती है उसका ताल्लुक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से है। हर वो चीज़ जो एसेट्स के बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब एसेट्स की कैटेगरी में फॉल करती है, वो उसका ताल्लुक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। और हर वो चीज़ जो बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड पे फॉल करती है, मतलब लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, उसका ताल्लुक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से होगा। ठीक है, अब अच्छा बस एक लास्ट चीज थ्योरेटिकली कि अच्छा जब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की बात होती है तो एक टर्म यूज होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अच्छा कैश इक्विवेलेंट हम किसको कहते हैं? कैश इक्विवेलेंट हम उस चीज को कहते हैं जो डायरेक्टली कैश तो नहीं है, लेकिन आपकी वो इतनी शॉर्ट टर्म है, इतनी हाईली लिक्विड है, मतलब ये कि आप उसको मतलब जैसा लेट से एक चेक है, ठीक है, अब ऑल्दो वो करेंसी नहीं है, कैश नहीं है, लेकिन क्या है आपको पता है आप बैंक जाएंगे, आप उसी वक्त वो इन कैश हो जाएगा। पे ऑर्डर है, ठीक है, पे ऑर्डर है तो आपको पता है कि जी उसी वक्त आप मार्केट में बैंक जाएंगे वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने कोई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज खरीदी हुई है या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदी हुई है जो लेट से आपने कोई 10 लाख का या कोई इस तरह की किसी बैंक की वो खरीदी हुई है, टर्म डिपॉजिट खरीदा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ खरीदी हुई है जो कि आपको पता है कि जिस वक्त भी आपको जरूरत पड़ेगी आप वो बैंक में प्रेजेंट करेंगे, आपको उसी वक्त उसके पैसे, या इवन जैसे डॉलर्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो सकती है उसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं, और कैश इक्विवेलेंट्स को भी कैश के तौर पे ही ट्रीट किया जाता है। तो अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एग्जाम्पल्स के साथ ये जो ऊपर हमने किया है उसको हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे।